साथियों, स्वागत है आपका guidance.com के नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे भारत पर विदेशी आक्रमणों की। भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण खामनी वंश जो कि ईरान का था, वहाँ से हुआ है। इसका समय 598 से 530 ईस्वी पूर्व के 548 से 530 ईस्वी पूर्व के मध्य अनुमानित है। हेरोडोटस, एरियन व स्ट्राबेगी के अनुसार जो ट्रोविया के रास्ते ये लोग भारत आए थे, किंतु उसका आक्रमण असफल रहा। प्लिनी व नेरोफन के अनुसार साइरस ने भारतीय क्षेत्र को अधिकृत किया। उसके उत्तराधिकारी दायवहु को सफलता मिली। इसका उल्लेख मोइस्तीन पार्सिपोलस नाग के दक्षिण में हेरोडोटस के अनुसार वो भारत का 20वां प्रांत बना। इसके पुत्र जस्सी नई ने अपने अधिकार में रखा। इसके उत्तराधिकारी दायवहु सिकंदर के द्वारा अकेला युद्ध में 321 ईस्वी पूर्व था। ईरान ने भारतीयों को शामिल किया। हार से भारत ईरान के अधिकार में नहीं रहा। 25 सीमा पर 200 वर्षों तक पारसियों व ईरानियों के अधिकार में रहा, जिससे भारत का पश्चिम मध्य एशिया के देशों से संपर्क बना रहा तथा ईरानी फारसी रजत मुद्रा सिंगलोई के संपर्क में भारत मुद्रा प्रचलन माना गया, किंतु प्रोफेसर जय शर्मा ने कुछ में प्राप्त ताम्र मुद्राएं अधिक प्राचीन बताई हैं, जो कि अशोक के समय की खरोष्ट लिपि में आरंभिक लिपि से प्रेरित मानी जाती है। इसका वाहक कातिब ईरानी माना गया। खरोष्ट लिपि का अर्थ है गधे के ओठों की तरह लिखी हुई लिपि। ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। रूमिला थापर के अनुसार अशोक ने मेनिद शासकों की प्रेरणा से चट्टानों पर अभिलेख खुदवाए। इससे भारतीय शासकों ने साम्राज्यवादी क्षेत्र प्रणाली की प्रेरणा ली। नासिकों ने स्त्रीलिंग रक्षक दंड के रूप में मुंडन की प्रेरणा मौर्यों से ली है। पारसिक राजाओं ने महाराधिराज, परम देवतम, परम भागवत आदि उपाधियाँ धारण की। यूनानी आक्रमण को इससे भारत पर सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में भारत बाल्डर, अंजुला, बैक्ट्रिया और जीतकर भारत को आक्रमण किया। छोटे छोटे राज्यों को जीतना सरल था। तक्षशिला के शासक हम्पी के सहयोग से यह और आसान हो गया। हेडास्पीड के तत्पर पोरस द्वारा उसका विरोध किया गया, किंतु उसके व्यवहार से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे संधि कर ली। उलेनिकाय कठों को हराकर व्यास के किनारे सैनिक विद्रोह का कारण सिकंदर विजित प्रदेशों को सेनापति फिलिप को सौंपकर वापस लौट गया। 323 ईस्वी पूर्व में उसका देहांत हुआ। उसके आक्रमणों में पश्चिमोत्तान भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया, साथ ही साम्राज्य का विकास हुआ। सिकंदरिया जैसे उपनिवेश बनने से भारतीय और ईरानी संस्कृति परस्पर समीप आई। उसके आक्रमण से भारतीय इतिहास लिखने में सहायता मिली। भारत में उलूक शैली के मंदिर में इमारतें बनने लगी। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में ईरानी भाषा विकसित हुई। इसके पश्चात बात आती है मौर्य साम्राज्य की। चंद्रगुप्त मौर्य 323 से 398 ईस्वी पूर्व से शासन किया। ब्राह्मण साहित्य में से शूद्र तथा बौद्ध व जैन क्षत्रिय मानते हैं। मुद्रा राक्षस में से वृषल में कुछ कहा गया है। रूमिला थापर से वैश्य मानती थी। प्राचीन समय में रुद्रदमन का इसका यूनानी युद्धदमन का जूनागढ़ अभिलेख चंद्रगुप्त के शासनकाल में खुदा हुआ है। उन्होंने पश्चिमी बादशाह को सिलुकस को हराकर यूनानियों से मुक्त किया था। अशोक अभिलेख से दक्षिण की जानकारी मिलती है। सिंधिस का विस्तार को स्मिथ कौशाम्बी दक्षिण भारत की जगह बिंदुसार को देखते हैं। बिंदुसार यूनानियों से मिथोचेट्स कहा है। वेस्ट्रो वालिडोर के अनुसार वायु पुराण जैन से कहा जाता है। प्लीट ने समित्र घात कहा। व्यावधान में से समय में 2 दक्षिणी ध्रुव वर्णित है। चाणक्य संचालक कहा गया है। बिंदुसार आजिक शाही संप्रदाय था। तारानाथ ने 16 राज्यों का विजेता कहा है। बिंदुसार का पुत्र अशोक अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा था। अशोक दिव्यावधान के अनुसार अशोक की माता का नाम स्वाभाविक था। श्रीदेवी उसकी पत्नी थी। इससे अभिलेखों में वासुकी भी कारू की भी कहा गया है। 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक अशोक का शासन माना जाता है। अपने शासन के राज्याभिषेक में स्वयं को बुद्धिशाली कहा है। वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था।
उसके शासनकाल में बुद्ध धर्म की बहुत प्रगति की। नेपाल में राजपत्र की स्थापना उसी ने की। दीपवंश महावंश के अनुसार राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में वो बौद्ध बना था। कुछ लोगों ने कलियुग युद्ध के पश्चात इसका कारण माना है। वहीं सांग ने गुप्त को उसका दीक्षा गुरु माना। कर्ण चौपाड़ सुदामा वैश झोपड़ी नामक 4 गुफाएं उसने आदि को हेतु बनवाई। अब्दुल शिलालेख के अनुसार उसने 10वें शासक के रूप में बोधगया की धम्म यात्रा की। शिलालेख दर्शन डॉक्टर स्मिथ के अनुसार वह बौद्ध लुम्बिनी कपिलवस्तु सारनाथ बोधगया कुशीनगर भी गया था। धर्म का निर्माण करने वाले गुण इसके दूसरे साधु शिलालेख में बताए गए हैं। धर्म यात्रा, धर्मानुशासन, धर्म महामाता, विस्फुति धर्म। इसके ईरानी शासक डेरियस की प्रेरणा से अशोक ने 40 प्राप्ताभिलेख लिखवा है। उन्हें ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक, आर्मेनिक भाषा का प्रयोग किया है। प्रथम शिलालेख पशु बलि निंदक है। द्वितीय मानव पशु चिकित्सा विषयक है। तृतीय अभिलेख में 5वें वर्ष में भगवान का उपदेश देता है। चतुर्थ धर्म से ऊपर संसद को नियम बनाता है। धर्म संबंधी नियम बताता है। 5वां धर्म में महामात्रों की नियुक्ति का संबंधी है। 6वां आम नियंत्रण संबंधी है। 7वां 8वां तीर्थयात्रा संबंधी है। 9वां शिष्टाचार भेद नियामक है। 10वां अभिलेख और 10वां और 11वां अभिलेख बौद्ध धर्म को सुरक्षित प्रदान बताता है। 12वां विभिन्न मतों का सम्मान करने को कहता है। 13वां कलिंग युद्ध के पश्चात के हृदय परिवर्तन। 14वां धार्मिक जीवन जीने हेतु जनता को प्रेरित करता है। इस तरह से अशोक के अभिलेखों में बौद्ध धर्म को प्रधानता दी गई है। साथियों, आज मैं आपसे यहाँ पर विदा लेता हूँ। 2 दिनों तक स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं आपसे मुलाकात नहीं कर पाया था, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आशा चाहता हूँ कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों को भी इसके बारे में बताइए ताकि guidance.com का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक हो सके। सम्राट अशोक को प्रियदर्शी भी कहा गया है। कलिंग विजय के बारे में बहुत कुछ कहा गया, किंतु यह स्पष्ट नहीं कलिंग का राजा कौन था और युद्ध किस कारण से हुआ था। तो बस साथियों, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नई जानकारी के साथ में। एक बार गणित के शिक्षक ने और इतिहास के शिक्षक में लड़ाई हो गई, तो इतिहास के शिक्षक कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की सेना एक साथ लेकर आक्रमण कर दूंगा। तो गणित के शिक्षक कहते हैं कि मैं उन दोनों कोष्ठक बंद करके 0 से गुणा कर दूंगा, सब मामला खत्म हो जाएगा। इसी तरह के आनंददायक अवसर और क्षणों का लाभ भी मेरे साथ में उठाते रहने के लिए guidance.com देखते रहें। आशा करता हूँ आप अपने साथियों में मेरे वीडियोस का प्रचार प्रसार कर रहे होंगे। धन्यवाद। एक छात्र से उसके पिता ने पूछा, बेटा सबसे अधिक अंडे कौन देता है? तो बच्चे ने पिताजी को बताया, पिताजी गणित के गुरुजी सबसे अधिक अंडे देते हैं। शुभ रात्रि।